बंधु नमस्कार। कल की ही भांति कल से जुड़े विषय को लेकर आज मैं आप सबके समक्ष पुनः उपस्थित हुआ हूँ और जैसा फारूक अब्दुल्ला और उनसे जुड़े तथ्यों और विशेषताओं के रेफरेंस में मैंने पश्चिमोत्तर भारत के विषय की चर्चा किया, उसी क्रम में आज मैं आप सबसे ममता बनर्जी पश्चिमी बंगाल की शासन प्रणाली व्यवस्था और पूर्वोत्तर भारत के परिप्रेक्ष्य में चर्चा करूँगा। जब मैं बार बार इस बात की चर्चा करता हूँ कि भारत में एक विशेष प्रकार के वैचारिक नेटवर्क और तंत्र का विकास किया गया है, जो वैचारिक तंत्र अस्थायी रूप से किसी वैचारिक आवरण या विचारधारा में नहीं आता, वो परिस्थिति जन्य और तात्कालिक आवश्यकताओं के आलोक में उसका गठन, पुनर्गठन, निर्धारण और उपयोग कुछ लोगों के द्वारा किया जाता है। तो वह विचारधारा एक प्रकार से छद्म वामपंथ की विचारधारा होती है। और छद्म वामपंथ की विचारधारा वह विचारधारा है जो होती तो सेकुलरिज्म के आवरण में है, खोल में है। वह एक ऐसा डब्बा है जिसके अंदर यदि आप मार्क्सवाद, साम्यवाद, माओवाद, आतंकवाद, नक्सलवाद, इन सारे चीज़ों को एक संदूक में यदि आप बंद कर दें, रख दें, तो उसका जो स्वरूप बनता है उसी स्वरूप का नाम छद्म वामपंथ है। और इस छद्म वामपंथ को दुनिया में एक तरह से नव मार्क्सवाद के न्यू लेफ्ट के नाम से भी, जो सो कॉल्ड बुद्धिजीवी हैं, जो अपने आप को बुद्धि उनके पास अधिक मानते हैं, जो अपने आप को विद्वान कहलाना चाहते हैं, वो उसको नियो लेफ्ट यानी नव मार्क्सवाद, नव साम्यवाद कहते हैं। लेकिन वास्तव में वो छद्म मार्क्सवाद है, छद्म माओवाद है। और इस छद्म माओवाद के वनस्पत के द्वारा ही पश्चिमोत्तर भारत को भारत से अलग करके एक बृहत्तर राज्य के रूप में, एक बृहत्तर शासन प्रणाली के रूप में इन लोगों को स्थापित करने की योजना रही है। और उसी छद्म साम्यवाद के द्वारा पूर्वोत्तर भारत को लेकर पूर्वोत्तर भारत को लेकर इस तरह की समस्या उत्पन्न हो रही है। इसके कारण एक कुछ अनवांटेड आवाज़ आ रही है, हमको 10 सेकंड का आप समय दें प्लीज़, मैं उसका समाधान करता हूं। तो हम चर्चा कर रहे थे नियो लेफ्ट या नव वामपंथ, जिसको छद्म वामपंथ कहा जाता है। और इस छद्म वामपंथ का जो स्वरूप है, वह स्वरूप एक ऐसे कोटर, एक ऐसे बॉक्स, एक ऐसे घोंसले का है, जिस घोंसले में मार्क्सवाद, साम्यवाद, आतंकवाद, नक्सलवाद जैसी चीजें उसमें अंडे के रूप में पल्लवित, पुष्पित होती हैं। और इसी के द्वारा पश्चिमोत्तर भारत को उसी आतंकवाद के माध्यम से, उसी नक्सलवाद के माध्यम से अलग करने, अलग राज्य के रूप में पुनर्स्थापित करने की योजना बनाई गई है। और इसी आलोक में पूर्वोत्तर भारत को मतांतरण के द्वारा और इसी छद्म वामपंथ के द्वारा
एक अलग राज्य के रूप में स्थापित करने की योजना रचना बनी। और यह योजना रचना बहुत पहले यानी 1857 के विद्रोह के साथ ही बन गई थी। और वह जो विद्रोह के साथ यह योजना रचना बनी, वह विभिन्न टुकड़ों में भारत को तोड़ने को तो थी, लेकिन जब 1971 का युद्ध हुआ भारत और पश्चिमी पूर्वी पाकिस्तान के बीच, और उसमें पाकिस्तान दो खंडों में विभाजित हो गया, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान बन गया, तो उस पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान के प्रतिक्रिया स्वरूप आप सब जानते हैं कि चीन ने जिस व्यक्ति द्वारा 1937 से 1939 तक हिंसक कार्यक्रम चलाया गया और लगभग 60,000 से अधिक लोग मरे, जिस व्यक्ति के द्वारा 1966 में चीन में हिंसक आंदोलन चलाया गया और लगभग 42-44 हजार लोग मरे, ऐसे माओ से तुंग का निधन 1976 में होता है। वह 1893 में पैदा होता है। उसने 1905 से लेकर 1911 तक की चीनी क्रांति को देखा था, महसूस किया था अपने बचपन में, और उस चीनी क्रांति को देखा था जिसमें लगभग 1.5 करोड़ लोग मारे गए थे। उसकी योजना इस नव वामपंथ में बहुत व्यवस्थित तरीके से और गहरे तक समाई हुई है। और उसने 1971 में ही यह तय किया कि जिस प्रकार से पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान का बंटवारा हुआ है, उसी प्रकार से चीन भारत में पश्चिमोत्तर और पूर्वोत्तर भारत नाम से एक अलग वातावरण और वायुमंडल खड़ा करेगा। इस दृष्टि से, इस आलोक में हमेशा आप ध्यान में रखिए कि जब भी इस तरह की परिस्थिति और वातावरण का सृजन होता है, तो उस परिस्थिति और वातावरण में कभी भी ऐसे लोग, ऐसी विचारधारा के लोग जो कार्य करते हैं, वह देश और समाज के हित में कार्य नहीं करते। वे लोगों को गुमराह करते हैं, समाज को गुमराह करते हैं, और लोगों और समाज को गुमराह करने के कारण उनके सामने जो परिस्थिति आती है, उस परिस्थिति कर वे अलग प्रकार का वायुमंडल क्रिएट करते हैं। और वह जो वायुमंडल क्रिएट करते हैं, उस वायुमंडल के कारण किसी भी देश की परिस्थिति और किसी भी देश का जो वातावरण है, वह वातावरण बहुत विद्रूप अवस्था में पहुंच जाता है। चीन की इसमें कितनी भूमिका थी, कितनी भूमिका नहीं थी, यह एक अलग विषय है, चर्चा का, विस्तार से चर्चा का विषय है। लेकिन चीन की भूमिका से आप अस्वीकार नहीं कर सकते। इसका एक पक्ष है चीन, जिसने इन सारे वातावरण को दूषित किया, इस सारे वातावरण को खराब किया, भारत के विरुद्ध एक विशेष प्रकार के षड्यंत्र को अंजाम दिया, और उस षड्यंत्र को अंजाम देने के साथ ही चीन भारत के टुकड़े करने की पहले की योजना को आगे और बढ़ाने के लिए प्रयत्न किया। और इसी के दृष्टिगत रखते हुए आप देखिए कि मदर टेरेसा पूंजीवाद, जब हम क्रिश्चियनिटी की बात करते हैं तो हमको दो चीजें बहुत स्पष्ट रूप से ध्यान में रखना चाहिए। क्रिश्चियनिटी में यानी जो ईसाई मतावलंबी हैं, उस ईसाई मतावलंबियों में एक विशेष प्रकार के कुछ लोगों की संख्या ऐसी है जो वामपंथ प्रेरित व्यवहार करते हैं, और वो वामपंथ प्रेरित व्यवहार बहुत मुट्ठी भर लोग हैं, उनकी बहुत अधिक संख्या नहीं है। वामपंथ प्रेरित लोगों की संख्या बहुत अधिक नहीं है, क्योंकि जर्मनी में पैदा हुआ कार्ल मार्क्स और ग्रेट ब्रिटेन में अपना सारा कार्य करने वाला कार्ल मार्क्स जब यह षड्यंत्र करता है, तो उस षड्यंत्र के पीछे आप हमेशा ध्यान में रखिए कि उसकी भूमिका बहुत स्पष्ट होती है।
और उसकी वह जो भूमिका होती है, उस भूमिका के कारण वह इस तरह का वातावरण सृजित करता है कि दुनिया में एक ऐसा वायुमंडल खड़ा हो जो पूंजीवाद को प्रश्रय न दे, पूंजीवाद को धराशायी करे, लेकिन एक ऐसी विचारधारा को प्रश्रय दे, एक ऐसी विचारधारा को आगे बढ़ाए जो विचारधारा दुनिया में पूंजीवाद के साथ साथ अन्य विचारधाराओं के लिए भी कोई जगह न छोड़े, दूसरी विचारधाराओं के लिए भी कोई जगह, कोई स्थान या कोई वातावरण न बना रहने दे। और इसलिए वो भारत को फोकस करते हैं ऐसे लोग, यानी क्रिश्चियनिटी के 5-7% लोग होंगे ऐसे जो भारत की उस मूल सांस्कृतिक विरासत को, जो हजारों साल पुरानी वैचारिक पृष्ठभूमि, वैचारिक अधिष्ठान है जिसका, उसको लक्ष्य करके कार्य करते हैं और कहते हैं कि इस सदी में हमारी बात सामाजिक आर्थिक आंदोलन के रूप में अगर एशिया में और भारत में पहुंच जाएगी, स्थापित हो जाएगी, और अगली सदी में सांस्कृतिक और आध्यात्मिक आंदोलन के रूप में स्थापित हो जाएगी और चल पड़ेगी, तो इसका मतलब है दुनिया से बाकी का नामो निशान मिट जाएगा, हमारी विचारधारा स्थापित होगी और आगे बढ़ेगी। इसी आलोक में यह एक ऐसा विषय है कि ये लोग इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मतांतरण का भी बहुत व्यापक पैमाने पर सहारा लेते हैं। और सहारा जब लेते हैं तो आप एक चीज हमेशा ध्यान में रखिए कि उस सहारा लेने के चक्कर में वो कई समझौते भी करते हैं, और वो समझौते जो ईसाई मतावलंबियों की आध्यात्मिक चेतना का जो भाव है वो अच्छा है या बुरा है, मैं इस पर नहीं जाता, उसका भी सहयोग प्राप्त करते हैं। और उसी सहयोग प्राप्त करने के चक्कर में 1910 में पैदा हुई मदर टेरेसा 1927 में भारत आती हैं, और 1927 में जब भारत आती हैं वो, तो 1927 में जब वो भारत आती हैं तो वो बंगाल जाती हैं, बंगाल में दार्जिलिंग जाती हैं, और दार्जिलिंग जाकर बंगला सीखती हैं। बंगला ही नहीं सीखती हैं, वे बंगला सीखकर समूचे पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल का सघन प्रवास और दौरा करती हैं, संपूर्ण बांग्ला वासी क्षेत्रों का दौरा करते हैं। उसके करने के पीछे जब पूरा वातावरण और पूरा व्यापारिक केंद्र कोलकाता होता है तो उसको लक्ष्य करती है। लक्ष्य ही नहीं करती, भारत की राजनीतिक चेतना को भी वो साधने की कोशिश करती हैं। राजनीतिक चेतना को साधने के साथ साथ वे भारत में अपनी जड़ें मजबूत करती हैं। 2 वर्ष तक प्रवास करने के बाद, बांग्ला भाषा सीखने के बाद 1929 में वे जब कोलकाता जाते हैं जवाहरलाल नेहरू, तो उनसे मिलती हैं, उनसे भेंट होती है। भेंट ही नहीं होती है, 1929 से लेकर 1964 तक लगातार उनके संपर्क में रहती हैं। संपर्क में ही नहीं रहती हैं, 1947 में उसी जवाहरलाल नेहरू जी के सहयोग से भारत की ये नागरिकता ग्रहण कर लेती हैं। उसी जवाहरलाल नेहरू के सहयोग से 1950 में मिशनरीज ऑफ चैरिटीज की स्थापना कर लेती हैं। और स्थापना ही नहीं करती हैं बल्कि संपूर्ण बांग्लादेश में, बंगाल में, पश्चिमी बंगाल में, पूर्वोत्तर के भारत के राज्यों में, वनवासी आदिवासी भारत के बहुत सारे क्षेत्रों में मतांतरण की व्यापक मुहिम और योजना संचालित करती है। और यह योजना जो संचालित होती है, उस योजना को संचालित करने के पीछे जो मार्क्सवाद है, वो मार्क्सवाद वास्तव में क्रिश्चियन मार्क्सवाद का एक स्टाइलिश फार्मूला है। और वह जो स्टाइलिश फार्मूला है उसमें सिर्फ थियोसॉफिकल सोसाइटी का एजेंडा, उसमें मिशनरीज का एजेंडा, उसमें मतांतरण का एजेंडा पूरी तरह शामिल है। और ये जब शामिल होता है तो उसमें माओवाद, नक्सलवाद, आतंकवाद सब शामिल होता है।
और इसी एजेंडे पर भारत की राजनीतिक पार्टियां, चाहे वो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी हो, चाहे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी हो, चाहे सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्थापित फॉरवर्ड ब्लॉक हो, जो अब इन वामपंथियों के चंगुल में आ चुकी हो, ऐसे चाहे मार्क्सवादी लेनिनवादी पार्टी हो, ये सभी पार्टियां मिलकर उसी डायरेक्शन और उसी मुहिम पर काम करती हैं। तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी उस मानसिकता की हैं या नहीं, यह अलग सवाल है, लेकिन अपनी राजनीतिक विसात, राजनीतिक गोटी, राजनीतिक अस्तित्व को बनाए रखने, संचालित करने और आगे बढ़ने के लिए यह जरूरी है कि वे उसी फार्मूले, उसी एजेंडे, उसी व्यवस्था और उसी सिस्टम से काम करें। जो सिस्टम छद्म वाम का है, जो सिस्टम क्रिश्चियन लेफ्टिज्म का है, यानी जो क्रिश्चियन वामपंथ है, छद्म वामपंथ है, और उसको फिर आगे बढ़ाकर आप चाहे नक्सलवाद, आतंकवाद या जो भी नाम देना चाहें वो दे सकते हैं। ये सब को मिलाकर यह भारत को तोड़ने, खंडित करने की साजिश है। और ये तोड़ने का जो 4 प्रकार का एजेंडा है, 4 तरीका है, वो तरीका भी इन लोगों का बहुत स्पष्ट है कि यहाँ के लोगों को वर्ग में बांटिए, जातियों में बांटिए, संप्रदायों में बांटिए, क्लास डिवीजन करिए इनका, चाहे जैसे भी बांट पाइए इनको बांटिए, इनकी मानसिकता को बदलिए। इनकी मानसिकता को ही नहीं बदलिए, इनकी मानसिकता को बदलकर भारत के प्रति इनके मन में वैमनस्य, घृणा और विकार उत्पन्न कीजिए। और यह जब विकार उत्पन्न होगा, भारत ही ऐसा देश है कि भारत के कुछ लोग इनके बहकावे में आकर, इनके द्वारा खड़े किए गए भ्रम के आवरण में आकर भारत विरोधी बातें करते हैं। जिस देश में रहते हैं, जिस देश में जन्म लिया, जिस देश का खाते पीते हैं, जिस देश से बहुत सारा सहयोग लेते हैं, जिस देश का प्रिविलेज प्राप्त करते हैं, उसी देश के विरुद्ध बयान देते हैं, बात करते हैं। भारतीय संविधान जिसको सर्वोच्च मान्यता प्राप्त है, उस सर्वोच्च मान्यता प्राप्त संविधान के 106 कानून जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होते थे। धारा 370 और 35A हटने के बाद वे अब लागू होने लगे हैं। एक देश में एक तरह का संविधान, एक तरह के नागरिक होने चाहिए, सबको समान और बराबर अधिकार होने चाहिए। इस बात को से अगर किसी को विरोध है तो इसका मतलब है, और इस विरोध को करते करते वो दूसरे देश का सहयोग लेना चाहता है, दूसरे देश को भारत में आक्रमण करने के लिए प्रेरित कर रहा है, दूसरे देश से अपने आप को संबंध बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। यह भारत के लिए बहुत खतरनाक है। और यह जो सुनियोजित साजिश है, वो सुनियोजित साजिश प्रेम से, भाईचारा से, सदासहता से, सहयोग से, सहकार से, और हम आपके दुख दारिद्र्य में सहयोगी हैं, सेवा करके आपके निकट आना चाहते हैं, वहां से शुरू होता है। हम आपके लिए चिकित्सा मुहैया करा रहे हैं, शिक्षा मुहैया करा रहे हैं, हम सेवा के कार्य कर रहे हैं, यहां से यह शुरू होता है। और जबरदस्ती आपके सीने में बंदूक की गोली उतारने तक पहुंचती है ये बात। और इसके बीच में जितने पड़ाव आते हैं, वो सारे पड़ाव उसी वामपंथ प्रेरित और वामपंथ प्रेरित विभिन्न प्रकार के जो एट्रीब्यूट्स उसके हैं, विभिन्न प्रकार की जो उसकी विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं के आलोक में वह कार्य चलता है। और इन सबको समेकित रूप में, चाहे मार्क्सवाद हो, कम्युनवाद हो, मार्क्सवाद हो, माओवाद हो, साम्यवाद हो, आतंकवाद हो, नक्सलवाद हो, नव वामपंथ हो या क्रिश्चियन वामपंथ हो, ये सारा जो वामपंथ का एजेंडा है, ये सब सेकुलरिज्म के खोल में समाये रहते हैं, छिपे रहते हैं, और उसके अंदर से अवैध असलहे से आपके ऊपर वार करते हैं। और इसी के स्वरूप, इसी के द्वारा वो भारत में रेड कारपेट जोन बनाते हैं, इसी के द्वारा भारत को टुकड़े करने की कोशिश करते हैं, इसी के द्वारा भारत में पश्चिमोत्तर और पूर्वोत्तर को लक्ष्य करके वो कार्य कर रहे हैं, इसी के द्वारा व्यापक पैमाने पर वो मतांतरण कर रहे हैं, और उस मतांतरण में एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं, जो भारत विरोधी गतिविधि यहाँ का और संचालित हो रही है,
चाहे रोहिंग्या लोगों का आगमन हो, चाहे शरणार्थियों का आगमन हो, उनको मान्यता देने, उनको नागरिकता देने, उनको वोटर आईडी प्रदान करने, उनके लिए लड़ने और भारतीय जो मूल भारतीय वास्तविक भारतीय हैं उनकी हिंसा और हत्या करने के लिए इस तरह की मानसिकता प्रेरित करती है। इस बात को हमको समझना और जानना बहुत आवश्यक है। यह एक ऐसी परिस्थिति, एक ऐसा वातावरण 2-4 साल, 5 साल, 6 साल में खड़ा हुआ है कि यह बात, यह विषय अब ओपन हो गया है, खुल गया है, सबके सामने आ गया है। उनकी रणनीति सब लोग जान समझ गए हैं। उस रणनीति का हिस्सा अब भारतीय शासन प्रणाली, भारतीय व्यवस्था नहीं रही है। इसके पहले वह उसमें सहयोगी की भूमिका में थी। इसलिए हमारे आप जैसे नागरिकों के लिए, सामान्य लोगों के सामने वह बात नहीं आ पा रही थी। अब वो बात आ रही है। सरकार सतर्क और सावधान है। जनता नागरिकों को सचेत कर रही है, सैनिकों को मजबूत कर रही है, सैनिकों के जो सरंजाम है, सैनिकों के जो सहयोगी कार्य हैं उनको प्रश्रय, प्रोत्साहित और प्रमाणित कर रहे हैं। और इस नाते यह जो समूचा परिदृश्य बन रहा है, इस परिदृश्य के कारण जो परिस्थिति खड़ी हुई है वह परिस्थिति भारत के हित में नहीं है। इसलिए भारत की समूची शासन व्यवस्था को, भारत की कार्यपालिका, भारत की न्यायपालिका को, भारत की व्यवस्थापिका को, भारत के नागरिक समुदाय को, भारत के सैन्य व्यवस्था को और एक एक व्यक्ति जो भारत को, मातृभूमि को अपना समझता है, उस सब को समझकर, बूझकर, जानकर रहने, इस पर विचार करने और देश के साथ खड़े होने की जरूरत है। क्योंकि भारत में एक ऐसी आध्यात्मिक चेतना है, जितने भी बांटने, खंडित करने, तोड़ने की कोशिश की गई, उसका कोई जेन्युइन, वास्तविक और व्यवस्थित आधार नहीं है। यह तोड़ने की सुनियोजित साजिश की गई है और वह साजिश इस रूप में गई है कि जैसे हमें अगर अंग्रेजी भाषा नहीं आती, हमको अगर रसियन और जर्मन भाषा नहीं आती, हमको रसियन और जर्मन में लिखी हुई किसी चीज का रूपांतरण करके कोई हिंदी और अंग्रेजी में समझाता है, तो वो जो चीज समझाएगा हमको वही बात समझ में आएगी। भारत में संस्कृत वाङ्मय के साथ भी यही हुआ। संस्कृत में, वेदों की ऋचाओं में, पुराणों में, उपनिषदों में, रामायण में, महाभारत में, श्रीमद् भगवत गीता में मूल संस्कृत श्लोक में क्या लिखा है उसका अन्वय संधि विच्छेद करके गलत लोगों द्वारा, पूर्वाग्रही लोगों द्वारा, भारत के तोड़ने के षड्यंत्रकारियों द्वारा उसकी गलत व्याख्या की गई, गलत अर्थ बताकर लोगों को गुमराह किया गया, लोगों को दिग्भ्रमित किया गया, उनको बताया गया यह आपका विरोधी विचार है, यह आपके विरोधी शास्त्र हैं, ये इसको लिखने वाले, इसको पढ़ने वाले, इसको समझने वाले, इसको मानने वाले आपके विरोधी हैं। और इसी आधार पर आर्य और द्रविड़ों को बांटा, इसी आधार पर भारत की जातियों को बांटा। भारत की जाति कभी जन्म आधारित नहीं रही, भारत की जाति कर्म आधारित रही। और इस बांटने के चक्कर में बांटते 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 इस तरह की परिस्थिति, इस तरह का वातावरण सृजित कर रहे हैं। और समूची गतिविधि और कार्य जो आज आपको एक मॉडल के रूप में, चाहे वो फारूक अब्दुल्ला के रूप में एक मॉडल है, एक सिंबल है, इस समूची परिस्थिति, इस समूची वैचारिक अधिष्ठान को फलीभूत करने का एक मॉडल है, एक मुखौटा है, जो पश्चिमोत्तर का मुखौटा आप कह सकते हैं, एक मुखौटा पूर्वोत्तर का मुखौटा है, जो चाहे उसकी पार्टी का जो भी नाम हो, तृणमूल कांग्रेस, चाहे किसी का नेशनल कॉन्फ्रेंस नाम हो, चाहे किसी का मार्क्सवादी वामपंथी पार्टी का नाम हो, चाहे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, चाहे मार्क्सवादी लेनिनवादी पार्टी हो, चाहे फॉरवर्ड ब्लॉक हो, चाहे इस तरह की कोई भी कांग्रेस टाइप की पार्टी हो, वो सभी पार्टियों का एजेंडा, मानसिकता और यह वैचारिक जो, चाहे वो क्रिश्चियन वामपंथ हो, कार्ल मार्क्स का, चाहे माओ से तुंग और स्टालिन और जवाहरलाल नेहरू का, चाहे न्यू लेफ्ट हो, और उस न्यू लेफ्ट की दुनिया में जिसको छद्म वामपंथ वास्तविक अर्थों में उसकी विशेषताओं के आधार पर कहा जाना चाहिए, क्रिश्चियन वामपंथ और छद्म वामपंथ, इन दोनों को परिभाषित करने के लिए आपको मार्क्सवाद, कम्युनवाद, माओवाद, साम्यवाद, आतंकवाद, नक्सलवाद, इन सब को ठीक से समझना जानना पड़ेगा। और इन सब को समझने जानने के लिए
आपको सेकुलरिज्म के फार्मूले के आधार पर जानना समझना पड़ेगा और इसी फार्मूले को नष्ट करने, समाप्त करने, शून्य करने, निर्मूल कर देने के उद्देश्य से आपको कार्य करना पड़ेगा। यदि भारत के, भारतीय लोगों के, भारत की एक एक ईंट, एक एक कण, एक एक व्यक्ति का आप भला चाहते हैं, उत्थान चाहते हैं, उसका कल्याण चाहते हैं, तो यह सारा कार्य आपको करना पड़ेगा। यदि आप यह कार्य नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से भारत और भारत की मातृभूमि, आपकी पूर्व की पीढ़ी आपको माफ नहीं करेगी। इस विषय पर आगे कभी और विस्तार से हम चर्चा करेंगे, लेकिन संकेत मात्र में, संक्षेप में इस विषय की इतनी आज मैं चर्चा करता हूं और आप इन मुखौटों को, इन शब्दावलियों को, इन शब्दावलियों की पृष्ठभूमि को ठीक से समझिए, ठीक से जानिए और एक चीज हमेशा ध्यान में रखिए कि पूंजीवाद को और क्रिश्चियनिटी को संपूर्ण रूप से इससे जोड़कर मत देखिए। ऐसा जोड़कर यदि आप देखेंगे या ऐसा जोड़ने के लिए आप तर्क गढ़ेंगे तो वह आपके हित में नहीं होगा, वह भारत के हित में नहीं होगा, वह भारत के विशिष्टता को प्रकट नहीं करेगा, भारत की तीक्ष्ण प्रज्ञा को, भारत की तीक्ष्ण विद्या परंपरा को, विज्ञान परंपरा को, ज्ञान परंपरा को ठीक से दूरदृष्टि उसमें नहीं होगी। यह बात समझ में लीजिए। कभी भी पूंजीवाद को, कभी भी जनरल क्रिश्चियनिटी को, सामान्य जो क्रिश्चियनिटी है उससे इसको जोड़कर मत देखिए। फिलहाल क्षण भर के लिए, कम से कम कुछ दिन तक तो कतई मत देखिए और हो सके तो हमेशा के लिए न देखिए। यह चेष्टा आप करेंगे तो निश्चित रूप से, राजनीतिक रूप से, कूटनीतिक रूप से, सामरिक रूप से, सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक रूप से भारत सशक्त होगा, मजबूत होगा, उसकी अवस्थितिगत संकल्पना, सिद्धांत, नियम फैलेगा, बढ़ेगा, स्थापित होगा, मजबूत होगा। इतना निवेदन आज मैं करता हूं और कल शाम 9 बजे मैं भारतीय ज्ञान परंपरा की 5वीं कड़ी के साथ आपके सम्मुख उपस्थित होऊंगा। इस विषय पर कभी आगे और विस्तार से चर्चा करने की जरूरत होगी तो मैं चर्चा करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सभी को।